पता था क्लियर हो जाएगी, क्लियर हुई और मैकेनिकल ब्रांच मिली। अब मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, मतलब आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब तो आप लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, आप लोग देखते हैं कि हमें कंप्यूटर लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था। तो जब मैकेनिकल ब्रांच ज्वाइन करी, पापा हमेशा चाहते थे कि चलो ठीक है डॉक्टर नहीं बन पाया लड़का, सिविल में चला जाए एटलीस्ट। लेकिन मुझे तब तक बहुत क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो मैंने बस मैकेनिकल ब्रांच में जो है वो एडमिशन ले लिया। और फिर उसके बाद 11th-12th में क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, 9th-10th में मैं सीरियस स्टूडेंट था, तो मैं जब कॉलेज में आया हूँ मुझे ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई जो है वो नहीं करनी है, और थोड़ा सा कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है। तो हम लोगों का बेसिकली एक ग्रुप बना जिसको हम लोग बैक बेंचर्स बोलते थे, दी बैक बेंचर्स। और काफ़ी जो है वो मशहूर हो गया ग्रुप, सारे बुरी वजहों की वजह से, क्योंकि हम लोग क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। अच्छा, जब हम क्लास में गए तो एक सर थे, उन्होंने जो है वो बोला कि जितने भी लड़के मिंटो सर्किल से आए हैं या +2 उन्होंने यहाँ से किया है वो खड़े हो जाएं, और सबको खड़ा किया। और फिर उसके बाद बोला कि बाकी लोगों से मैं बोल रहा हूँ, इनसे बच के रहना, जो है इन लोगों से दूर रहना, इनकी आप कंपनी में जो है वो मत रहिएगा। एनीवेज खैर हम लोगों ने वो बैक बेंचर्स जो है वो ग्रुप बना लिया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यही करते थे, प्रॉक्सी मारा करते थे। आप लोगों में से कितने लोग प्रॉक्सी मारते हैं, मुझे जरा कमेंट्स में बताएं प्लीज, कि कितने लोग जो है वो अपने दोस्तों की प्रॉक्सी मारते हैं। तो हम लोग प्रॉक्सी मारते थे, और कुछ टीचर्स ऐसे थे वो पीछे मुड़ा करते थे, हम अटेंडेंस लगा के भाग जाया करते थे। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा लॉस्ट फील होने लगा, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं बीटेक कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये मैकेनिकल ब्रांच में मैं क्या करूंगा आगे चल के, मेरा जो है कोई ऑब्जेक्टिव और गोल जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। और हम लोग ज्यादातर जो है टाइम नेस्कैफे पे गुजारते थे। फिर उसके बाद नईम भाई की भेलपुरी की शॉप जो है वो लग गई थी। मतलब मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, अभी मैं 9 साल पहले ही जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हूँ। तो नईम भाई की शॉप जो वो ठेला था वो वहां पे ही रहता था, सिविल और आपकी मैकेनिकल वाले कॉम्प्लेक्स का नुक्कड़ है वहां पर। तो ज्यादा टाइम नेस्कैफे पे गुजरता था, बुक बैंक के अंदर नहीं गुजरता था, बुक बैंक के बाहर जो बैठने का एरिया है वहां पे जो है वो हम लोग बैठे रहते थे ज्यादातर। पहली क्लास में कभी अटेंड करता नहीं था, सेकंड क्लास तक जो है वो पहुंचा करता था कॉलेज। उसमें भी एक क्लास अटेंड करी, थोड़े बहुत जो है वो अटेंडेंस लगाई और जो है वो निकल के भाग के आ गए। तो कौन जेएनएमसी शिफ्ट हो गई है? अच्छा अच्छा, नेस्कैफे जेएनएमसी शिफ्ट हो गई। अच्छा, उस वक्त नेस्कैफे जो है आपके यहाँ पे हुआ करता था, जहाँ आपका मिक खड़ा है उसके सामने ही जो है वो हुआ करता था, बुक बैंक के जस्ट अपोजिट नेस्कैफे हुआ करता था। तो फिर बेसिकली यही जो है हमारा जो है वो रूटीन रहा करता था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई बीटेक में आ तो गए, लेकिन जो है वो अपनी लाइफ जो है उसमें आगे किया क्या जाए। मैं आपके साथ कुछ फोटोज जो है वो अपने शेयर करता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के। ये जो है वो हमारा फर्स्ट ईयर था या सेकंड ईयर था, ये मैन्युफैक्चरिंग लैब है, जहाँ पे आप सब लोगों ने जो है पहले ईयर में तो वर्कशॉप में गए ही होंगे, मैकेनिकल वर्कशॉप में। तो बेसिकली वही है, एक बड़ा सिंपल सा जो है वो हम लोग का ग्रुप था। क्लास में कम जाया करते थे, क्लास के बाहर जो है वो ज्यादा हुआ करते थे। ये दुबला पतला समय था। और फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो मुझे लगा कि फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ बढ़ने लगा। तब हमने नोटिस किया कि हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई वेबसाइट नहीं थी उस वक्त। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं था जिसके थ्रू जो रिजल्ट्स आया करते थे वो एक बेसिकली जो है वो या तो वो शीट पे लग जाया करते थे या एक नोटपैड की फाइल में जो है आया करते थे। तो हमारे एक सीनियर थे अब्दुल्ला अजहर अली खान, अगर मौका लगे तो आप लोगों ने भी बुलाएं अपने वेबिनार में। तो उन्होंने एक वेबसाइट के बारे में सोचा कि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं रिजल्ट की। मैंने उनके साथ टीम अप किया और हम लोग ने द टेक्नोक्रेट्स जो है वो इनिशियल वेबसाइट जो है वो बनाई, thetechnocrats.com। हमसे 1 साल पहले ही एएमयू रोबो क्लब जो है वो हमारे सीनियर्स ने जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके आप लोग मेंबर्स हैं। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मुझे कोडिंग वगैरह में का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन क्योंकि ये था कि हाँ वेबसाइट बनानी है, इसमें कुछ काम करना है, तो उसके चक्कर में मैंने जो है कोई क्लासेस नहीं करी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं करी। मैंने ऐसे ही स्क्रिप्ट्स वगैरह देखकर और इधर उधर से सीख के जो है वो अपनी वेबसाइट जो है वो हम लोगों ने बनाई। बाकी जो है सीनियर्स ने थोड़ा बहुत सिखाया। फिर उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि हमारे कॉलेज की कोई मैगजीन नहीं हुआ करती थी,
तो हमने अपने सीनियर से उनके साथ टीम अप किया, एक मैगजीन निकालने का सोचा, इन टच। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग प्रिंसिपल साहब के पास गए, बोला कि सर फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग तो उन्होंने कहा कि मिल नहीं सकती, मैगजीन के लिए पैसा नहीं है। वीसी के पास गए, वीसी ने भी बोल दिया फंडिंग नहीं मिल सकती। हमने सोचा चलो स्पॉन्सरशिप लेकर आते हैं। अच्छा, अभी क्या है, अब तो बहुत कॉमन हो गया स्पॉन्सरशिप लाना। उस वक्त स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत नया था और हमें पता ही नहीं था कि स्पॉन्सरशिप कैसे लाई जाती है, क्या किया जाता है। तो हम लोग गए जो अपनी अलीगढ़ की लोकल शॉप्स होती हैं, सेंटर पॉइंट वगैरह पे जाके स्पॉन्सरशिप्स मांगने के लिए। तो कुछ ने तो भगा दिया। फिर उसके बाद एक बिजनेस थे, उन्होंने समझाया कि भाई तुम ऐसे ही आ जाते हो खाली हाथ, कुछ ब्रोशर लेके आओ, कुछ प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ, कुछ 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 एक्सप्लेन करो। तो तब हमें एहसास हुआ कि अच्छा, एक प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी चाहिए। तो हम लोगों ने जल्दी ऑनलाइन सर्च किया और एक प्रेजेंटेशन बनाई, और फिर उसके बाद हम स्पॉन्सरशिप लाना शुरू करें। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज वर द फाउंडेशनल ब्लॉक्स ऑफ व्हाट आई वाज एबल टू अचीव इन माय लाइफ। मतलब ये चीजें बहुत हल्की लगती हैं देखने में, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है आज भी कि मतलब हाउ आर यू एबल टू एस्टैब्लिश सच अ ह्यूज बिजनेस और ये सारे स्किल्स आपने कहाँ गेन किए, तो ये सारे स्किल्स जो है मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ही गेन किए। क्योंकि मैं अपना टाइम जो है वो क्लास के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पेंड कर रहा था। तो जब ये स्पॉन्सरशिप हम लोग ढूंढने गए तो पहली बार मुझे पता चला कि बिजनेसेस क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, वो स्पॉन्सरशिप क्यों देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और वहां से थोड़ा थोड़ा बिजनेस एक्यूमेन जो है, सेल्स एक्यूमेन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। प्रेजेंटेशन बनाना आई, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद हमने इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, सेल किया, कि हमें मैगजीन को के 3 एडिशंस निकालने का जो है पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उस वक्त हम लोगों को 1.5 लाख की स्पॉन्सरशिप मिली थी 9 साल पहले। उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर हमने अपनी फ्रेशर पार्टी की स्पॉन्सरशिप लाई, इस टाइप से जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला जो मेरे सीनियर थे और हमने सोचा कि हमारी यूनिवर्सिटी का कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी यूनिवर्सिटी को सोशल नेटवर्क बनाए। तो उस पे दोस्तों ने जो है काफी काफी जो है वो मजाक उड़ाया कि भाई तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चलो ठीक है, वेबसाइट बनाना तो आसान बात है, कोई भी बना देता है, लेकिन सोशल नेटवर्क। और मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 2008 की, उस वक्त सोशल नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा था। आई डोंट नो आपने ऑर्कुट का नाम सुना है या नहीं सुना है। उस वक्त ऑर्कुट हुआ करता था। फेसबुक जो है वो अपने इंडिया में तो आया भी नहीं था, मतलब यूएस वगैरह में सुनते थे कि फेसबुक नाम की कोई चीज है। तो हम लोगों ने एक सोशल नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। अब उस सोशल नेटवर्क बनाने के चक्कर में बहुत कुछ सीखना था, कोडिंग समझ सीखनी थी, ये सारी चीजें सीखनी थी। हम लोगों ने इधर उधर से स्क्रिप्ट करके जो है वो करना स्टार्ट किया, काम जो है डिवाइड किया, और मैं पागलों की तरह जो है वो सोशल नेटवर्क बनाने में लग गया। मुझे लगा एक तरफ तो लगा कि यार क्या हुआ अगर हम लोग फेल हो गए तो। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी कि क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मेरे मार्क्स भी जो है उस वजह से अच्छे नहीं आते थे, तो टीचर्स भी जो है उसी तरीके से ट्रीट किया करते थे। मतलब एक टीचर ने तो स्पेसिफिकली खड़े होकर बोला कि तुम अपनी लाइफ में जो है कुछ नहीं कर पाओगे। एंड दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी कि मतलब मेरे टीचर ने ऐसे बोला और मुझे लगता है शायद मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट देन आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर मैं ट्राई करता हूँ ये बनाने का, मैं फेलियर तो हूँ एक तरीके से लाइफ में, आई एम ऑलरेडी गोइंग डाउन, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, और फेल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जो है वो अपना सोशल नेटवर्क जो है बनाने की कोशिश करी। 4 महीने में हमने सोशल नेटवर्क बनाया, AMU लाइव उसको नाम दिया, और लॉन्च किया। और जब लॉन्च किया तो पहले हफ्ते में अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स ने उस पर रजिस्टर किया, और करते करते जो है उसके हमारे 30,000 मेंबर्स जो है वो बन गए पहले ही महीने में। और इट वाज लाइक अ ह्यूज हिट। लेकिन अब ये था कि उस सोशल नेटवर्क को भी जब हम लॉन्च किया तो उसको भी प्रमोट करना था, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी स्पॉन्सरशिप लाए, बैनर्स लाए, ये सारी चीजें करी। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज के लोग बोलते हैं कि क्या हम ये कोर्स कर लें या वो कोर्स कर लें, ये सारी चीजें कर लें। द थिंग इज कि आप कभी भी सिर्फ कोर्सेज करने से कोई स्किल जो है वो नहीं सीख सकते। आपको किसी भी स्किल सीखने के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ना होता है, और जब आप प्रोजेक्ट पकड़ लेते हो फिर उसके बाद वो स्किल सीखना जो है वो बहुत आसान हो जाता है अपने आप में। इट बिकम्स रियली इजी टू लर्न दैट स्किल। सो रादर देन थिंकिंग अबाउट कि मैं ये प्रोजेक्ट, मतलब मैं ये कोर्स कर लूँ या वो कोर्स कर लूँ या सर्टिफिकेशन कर लूँ, थिंक अबाउट कि मैं क्या प्रोजेक्ट्स जो है वो कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कैसे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। AMU लाइफ बनाने से जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, और फिर मुझे इस बात को यकीन होने लगा कि लाइफ में आप जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही एक्सेल करूं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे अपनी फील्ड में एक्सेल करना है। और ऑफ कोर्स मैं पढ़ा करता था, मैं पास होता था, कैसे भी पास होता था, लेकिन जो है वो पास हो जाता था। मेरी 6 पॉइंट समथिंग CPI चल रही थी। लेकिन मैं अपने एग्जाम्स जो है वो पास किया करता था, कभी कभी थोड़ा लटक के, कभी D ग्रेड से करता था, कभी जो है वो B ग्रेड से करता था, कुछ में A भी आता था।
बस ये है कि मैं अपने कंसेप्ट जो है वो मैकेनिकल के वो स्ट्रांग रखा करता था। फिर जब हम लोग फाइनल ईयर में पहुंचे तो उस वक्त ये हुआ कि स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बनाई जाए, और स्टूडेंट्स यूनियन के लिए जो है वो पूरा धरना वरना लगा। तो मेरा ग्रुप जो है वो काफी एक्टिव था इस चीज में, तो हम लोगों ने भी काफी पार्टिसिपेट किया। और फाइनली स्टूडेंट्स यूनियन जो है के इलेक्शंस होने की बारी आई। जब स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होने की बारी आई तो उसमें लिंगदो कमीशन लगा। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि तुम जो है सेक्रेटरी के लिए क्यों नहीं खड़े होते। नाउ इट वाज अ वेरी न्यू थिंग, क्योंकि एएमयू की पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई चेयर रहा हो। बस एक फातमी साहब थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज से थे, और इसके अलावा कोई भी जो है हिस्ट्री में, ज्यादातर आपको देखोगे चेयर्स आपको लॉ से मिलते थे या कॉमर्स से मिलते थे, आर्ट से मिलते थे। लेकिन अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह से जो है बहुत ज्यादा, मेडिकल से तो नफीस अशरफ थे तो ज्यादा चेयर्स नहीं होते थे। तो लोगों ने बोला क्या पागल हो तुम, इलेक्शन जो है वो कभी नहीं जीत पाओगे, अपना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो कहाँ जो है वो इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं क्या होता है। मैंने घर पे ही परमिशन मांगी तो पापा को लगा कि लड़ेगा वड़ेगा तो है नहीं, इसको सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, पापा ने भी ऐसी परमिशन दे दी। एनीवेज हम लोग इलेक्शन में उतर गए। बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीजें उसमें भी सीखने को मिली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। और फाइनली वो इलेक्शन में जीत गया। और उस इलेक्शन के जीतने के बाद भी ऐसी ऐसी चीजें जो है वो फेस करने को मिली, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन ओवरऑल बिकॉज मैं इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा था, सिमिलरली अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आप देखते हो भी टीपीओ की बिल्डिंग है, तो ऊपर टीपीओ है, नीचे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल हुआ करता था। आई डोंट नो अब क्या है। तो वो खुसरो सर के अंडर जो है वो आया करता था। खुसरो सर के पास वो बिल्डिंग थी, वो ब्लैंक ऑफिस था, उसमें कुछ था नहीं। तो खुसरो सर ने कहा कि ही वांटेड टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। तो वहां पे ही एक्चुअली मेड मी द कोऑर्डिनेटर। मैंने वहां पे जो है पूरा जो है वो उसका जो है वो ऑफिस वगैरह जो है वो सब कुछ सेटअप किया। और आप समझो जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था तो ऑफकोर्स मेरा क्लास में जो है इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। लेकिन मैं अपने ये समझ ली मैं मार्क्स तो बहुत अच्छे नहीं ला पा रहा था, लेकिन साथ में जो ये सारे स्किल्स होते हैं जो भी आपको करियर में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होते हैं वो मैं सीख रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सारे स्किल्स करियर में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होते हैं या नहीं होते। खैर कैंपस प्लेसमेंट की बारी आई, तो मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए तो एलिजिबल था नहीं, टीसीएस के लिए एलिजिबल था, तो टीसीएस में मैं बैठ गया। और मैंने टीसीएस भी जो है वो उसके 3 राउंड जो है वो क्वालिफाई कर लिए बहुत इजीली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एमयू लाइव वगैरह बना रखी थी। इवन जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें उसमें उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना शुरू करे, तो मैंने उन्हें अपने सीधे प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स दे दिए कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझसे फिर टेक्निकल क्वेश्चंस कोई पूछे ही नहीं, मतलब मेरा जो है वो सीधा सिलेक्शन हो गया। दूसरी तरफ जो है जब मैं मेरा टेन्योर, मेरा जब बीटेक खत्म हुआ, मेरा सेक्रेटरीशिप का टेन्योर भी खत्म हो गया, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मेरे पास ये सारे स्किल्स भी हैं, लेकिन क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि जॉब है, जॉब करो, एक अच्छी सी जॉब ढूंढो, तुम्हारा टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यही प्रेशर था कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही जॉब जो है वो ढूंढें। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये भी एक चैलेंज था एक तरीके से कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब नहीं आपको मिल सकी। तो मैं ने अलीगढ़ छोड़ दिया 2011 में। जैसे ही मेरा बीटेक खत्म हुआ मैं दिल्ली चला गया और मैं जॉब्स अप्लाई करने लगा, अलग अलग तरह की। मैंने हर तरह की जॉब जो अप्लाई करी। एक बार मैंने कॉल सेंटर में जॉब अप्लाई करी। अच्छा, मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन टीसीएस में क्या होता था, अगस्त में जो है वो कॉल आनी थी, और जब उनकी कॉल आई तो मैंने कह दिया कि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा। एनीवेज जब मैं अलग अलग जगहों के लिए अप्लाई कर रहा था, तो एक कॉल सेंटर में मैं इंटरव्यू देने गया। जब कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया, बेसिक इंटरव्यू, पहला राउंड, और पहले राउंड में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कहने लगा आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो अच्छी नहीं है। तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा यार मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं तो कॉल सेंटर मतलब टीसीएस की जॉब जो है वो छोड़ के बैठा हूँ, और मैं एक कॉल सेंटर की जॉब में जो है वो रिजेक्ट हो गया। बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो मुझे समझ में आया कि ठीक है, मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, मुझे इस पे जो है वर्क करना है। एनीवेज करते करते मैं अप्लाई कर रहा था और मेरे जॉब्स के लिए कॉल नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, अपनी सीवी से अपनी परसेंटेज जो है सीपीआई जो है वो हटा दी, और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मेरे पास फाइनली होंडा से जो है वो कॉल आ गई, लेकिन होंडा की एलिजिबिलिटी ये थी कि आपको आई थिंक 7.5 से ज्यादा या 8 से ज्यादा सीपीआई जो है वो चाहिए थी, और जैसे 12th में मार्क्स इतने चाहिए थे। जब मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, बिकॉज इट वाज एन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से सिर्फ एक और स्टूडेंट था, वो मेरे बैच का सेकंड टॉपर था। वो बैठा था, तो वो मुझे देख के बोलता है, अरे आ गए
तुम्हारा तो कोई जुगाड़ ही लगा हुआ, तुम तो जुगाड़ से ही आ सकते हो। तो खैर मैंने उससे कुछ नहीं बोला। बाकी जो है वो आईआईटी के स्टूडेंट बैठे हुए थे और एनआईटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, मतलब करीब 40-50 स्टूडेंट बैठे हुए थे। मेरा इंटरव्यू का राउंड के लिए उन्होंने मुझे पहले बुलाया, तो मेरा एचआर राउंड था। तो उन्होंने मेरी सीवी देखी, तो बोलते हैं तुम्हारी परसेंटेज क्या है, तुमने लिखी नहीं है। तो मैंने कहा कि सर ये परसेंटेज है, ये मेरी सीपीआई है 6.3 या जो भी थी। उन्होंने लिखी, तो कहने तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो अपनी इस जॉब के लिए, तो तुम कैसे आ गए। तो मैंने कहा कि सर मैं अब आ गया हूँ यहाँ पर, आपने मुझे बुला लिया है, तो अब आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए प्लीज। जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको लगे कि मैं उनमें से किसी से कम हूं, तो आप मुझे जो है रिजेक्ट कर दिएगा, ठीक है। आपका भी एक तरीके से टाइम वेस्ट हुआ है, मैं यहाँ तक आया हूँ। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया और फिर उसके बाद उस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया एचआर राउंड में। दूसरे राउंड में गया, जो था मेरा टेक्निकल राउंड। जब मैं टेक्निकल राउंड में गया तो उन्होंने मुझसे डेफिनेशन पूछना शुरू कर दी। यहाँ पे मैकेनिकल के कोई स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली उसने मुझे थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन और पता नहीं क्या क्या बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें पूछना शुरू कर दी। 3-4 उन्होंने चीजें पूछी जो मैंने कह दिया मुझे नहीं आती। तो उन्होंने बोला तुम्हारा टेक्निकल तो बहुत वीक है, तुम्हें ये सारी डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं आती। तो मैंने पूछा सर कैन आई आस्क यू वन थिंग। तो बोलने लगे यस। मैंने कहा कि हाउ मेनी डेफिनेशंस डू यू हैव टू to actually tell in your job every day, like how many definition do you have to repeat in your job every day। तो कहने लगे what do you mean, मैं अपनी जॉब में हमें कोई डेफिनेशन थोड़ी सुनानी होती है, इट्स नॉट अ कॉलेज। तो मैंने कहा कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज के आई डोंट नो द डेफिनेशंस बट आई नो माय कोर। एंड सेकेंडली आपको जो यहाँ पे काम करना है, अब यहाँ पे मैं सारी रिसर्च करके गया था उस कंपनी की कि वो कंपनी में क्या काम होता है, कौन से क्वालिटी मैनेजमेंट जो है यूज होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यूज होता है, क्या कैनबैन सिस्टम यूज होता है, वहाँ पे काइजन यूज होता है, एक जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज होता है। तो मैंने कहा कि आपको जो भी अपने काम करवाने हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेसिस पे करवाने हैं। अब जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, आप उनसे इसके बारे में पूछ लिए, दे वोंट बी एबल टू टेल यू। Secondly, what you need is you need problem solving skills, you need leadership skills, you need people who can actually identify what is the problem in your manufacturing system and optimize that. And this is what I have done throughout my career। और उसके बाद मैंने अपनी सीवी जो है उनके सामने कर दी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें एग्जांपल दिया कि देखिए मेरे कॉलेज में ये प्रॉब्लम थी, मैंने ऐसे सॉल्व करी, ये चैलेंज था, मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किया, मैंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया, मैंने अपने फाइनल ईयर में ये प्रोजेक्ट किया जिससे इतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हुआ। और उसने मेरा जो है टेक्निकल राउंड जो है वो क्लियर कर दिया। अब जो तीसरा राउंड होता है वो बेसिकली जो फाइनल राउंड होता है, उसमें एक बहुत बड़ा जो है उनका फैक्टर रहता है, वो रहता है कल्चरल फिट का फैक्टर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी बंदे को देखती है तो वो देखती है कि कल्चरल फिट है उस बंदे से या नहीं है, डज दैट पर्सन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स के आपका क्या कल्चर है। तो एनीवेज जो है वो मेरा इंटरव्यू जब उन्होंने शुरू हुआ, मैंने उन्हें बताया अपने पूरे उसके बारे में। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप के घर वालों ने जो है आपको सेक्रेटरी बनने के लिए जो है वो अलाउ कर दिया, मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करें, इलेक्शन बहुत खराब चीज होती है, और तभी भी घर वालों ने अलाउ कर दिया। तो मैंने होंडा के बारे में एक चीज पढ़ के गया था कि उनका डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उनकी डिसीजन मेकिंग ऐसे होती है कि जब भी कोई चीज पे डिसीजन लेना होता है तो वो लोग एक सर्किल में बैठते हैं और सब लोग बैठते हैं एज एन इक्वल, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल एक थर्ड पार्टी को जो है वो बुलाते हैं, फिर उसके बाद वो जो है सर्किल में डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि सर हमारे घर में डिसीजन जो है ऐसे नहीं लिए जाते कि पापा ये बोल दें कि ऐसा होना है ऐसा होना है। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मेरी फैमिली जो है हम लोग एक रूम में बैठते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है पड़ोस से जो है वो एक जो है नोन अंकल हैं उनको जो है वो बुलाते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप में हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद जो है फाइनली जो है जो भी डिसीजन होता है वो लिया जाता है। और इंटरव्यूअर ने जो है वो बात सुन के जो है कल्चरल रिकॉग्निशन पे जो है फौरन से टिक लगा दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और इस तरीके से जो है होंडा में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ टोटल, 2 आईआईटी से थे, एक मैं था एएमयू से, एक एनआईटी से था। खैर मेरा होंडा में सिलेक्शन हो गया। और लेकिन मुझे बिकॉज मैकेनिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं बहुत ज्यादा अजीब फील करता था, मतलब ऐसी घुटन सी महसूस होती थी यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे स्किल्स जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में थे। लेकिन मुझे वहां पे वर्क करना था, प्रेशर बहुत था फैमिली से कि भाई अपनी फील्ड में काम करो, इतनी अच्छी जॉब मिली है, ऐसे कैसे छोड़ दोगे। और क्या होता है कि जब आप यंग होते हो ना तो उस प्रेशर को आप जो है वो तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और आप सबसे लड़ सकते हो, अपने घर वालों से नहीं लड़ सकते और सोसाइटी के प्रेशर से नहीं लड़ सकते। और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी, मैं भी चीजें ट्राई कर रहा था।
और ये भी था कि ऑफ कोर्स आप जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो वो भी प्रेशर रहता है। एनीवेज उसमें होंडा में मैं काम करता रहा। वहां पे मैंने देखा कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे जो है बहुत बुरी तरीके से मैनेज होते थे। उनके काउंटर मेजर्स वगैरह के जो प्रोसेस सिस्टम्स होते हैं वो सारे फाइल्स पे लिखे हुए थे, और वो फाइल्स जो है वो इधर से उधर घूमती थी, पेपर चिपकाते थे, कभी पेपर फट जा रहा है फिर उसकी फोटो कॉपी करवा रहे हैं, ये सारी चीजें होती थी। तो मैंने अपने मैनेजर को प्रपोज किया कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं बनाते जिसके थ्रू जो है वो ये चीजें इजिली एक्सेसिबल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि करते तो हैं लेकिन कंपनी के पास बजट नहीं है कि ये चीज करी जाए। तो मैंने कहा कि मुझे अलाउ कर दीजिए, मैं ये कर सकूं। तो वो मुझे अपने एचओडी के पास ले गए। तो एचओडी ने बोला कि ठीक है, तुम आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जो डे टू डे जॉब है, मेरी एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर में वर्क कर रहा था, डे टू डे जॉब से मैं तुम्हें फ्री नहीं कर सकता, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम में वो काम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मेरा पैशन जो है वो टेक्नोलॉजी में था, मुझे चीजें करने में मजा आता था, तो मैं 8 घंटे तो जॉब किया ही करता था। उसके बाद 5-6 घंटे में ऑफिस में रुक के वो सिस्टम बनाया करता था। और 3-4 महीने में इधर उधर से स्क्रिप्ट कॉपीज करके मैंने जो है एक सिस्टम जो है कंपनी के लिए बनाया। वो सिर्फ ना कि मेरे डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट हुआ, पूरे होंडा में इंप्लीमेंट हुआ, और ना कि सिर्फ इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, थाईलैंड में इंप्लीमेंट हुआ, जापान में इंप्लीमेंट हुआ। तो मतलब ओवरऑल कंपनी वाइड जो है वो सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ। और वहां पे मैंने डिसाइड किया यार बहुत हो गया, अब आई कैन नॉट बी इन दिस जॉब, क्योंकि उन्होंने मेरी जॉब प्रोफाइल चेंज नहीं करी। एंड वन डे आई वोक अप, आई डिसाइडेड टू रिजाइन। मैंने जाके रिजाइन कर दिया। मैंने बोला कि अब मैं काम नहीं करूंगा, इफ यू वांट मी टू सपोर्ट दिस सिस्टम यू कैन हायर मी एज अ कंसल्टेंट, आई कैन वर्क विथ यू। अब मैंने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन मैं समझ में नहीं आया कि लाइफ में अब करना क्या है, आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सोच लिया कि हाँ ठीक है रिजाइन कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत क्लैरिटी जो है वो नहीं थी। तो मैंने धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करी। तब क्यूआर कोड्स नए नए आए थे, तो मैं क्यूआर कोड्स को जो है डिजाइनर क्यूआर कोड्स जो है वो बनाना स्टार्ट करे, सिंपल सिंपल वेब प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करे। और ऐसे करते करते मेरे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में जो है वो कुछ क्लाइंट्स बन गए। तो एक क्लाइंट ने ऐसे ही सजेस्ट किया कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी जो है वो नीड है इस तरह के सर्विसेज की, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आ जाते और यहाँ पे क्यों नहीं करते। तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी, मतलब मे बी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने एमबीए के लिए, अच्छा मुझे लगता था कि एमबीए करूंगा, अगर बिजनेस करना है तो एमबीए करना जरूरी है। तो मैंने एमबीए के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और मेरा डीकिन यूनिवर्सिटी में हो गया। मुझे थोड़ी अच्छी स्कॉलरशिप भी जो है, उस वक्त उनकी स्कॉलरशिप चलती थी, अब आई डोंट थिंक ज्यादा चलती हैं। तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप जो है मिली, लेकिन कुछ फीस जो है मुझे अरेंज भी करनी पड़ी। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अरेंज करके मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तब असली चैलेंज स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी थी, साथ में मुझे पैसा भी कमाना था ताकि मैं अपनी फीस पे कर सकूं, लिविंग पे कर सकूं, तो कोई जॉब भी करनी थी, और फिर साथ में जो है वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना था। अब जब आप बीटेक कर रहे हुए हो और आपने होंडा में 1 साल काम किया, आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था होंडा में, कहीं ना कुछ काम नहीं देगा तो मुझे कम से कम किसी शोरूम में काम मिल जाएगा, कार शोरूम में या किसी गैराज में काम मिल जाएगा। और मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करी। इसके अलावा मुझे वेब डिजाइनिंग भी आती थी, मुझे लगा मुझे वेब डिजाइनिंग जॉब में काम मिल जाएगा। मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू करी, और अराउंड 160 जॉब्स मैंने अप्लाई करी होंगी। मतलब 2-3 महीने जो है लग के मैंने जॉब्स अप्लाई करी, कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मतलब आता था रिस्पॉन्स, सॉरी यू आर रिजेक्टेड, और बहुत जॉब्स अप्लाई करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फाइनली मुझे क्या जॉब पकड़नी पड़ी, मैं एयरपोर्ट पे एज अ क्लीनर जो है वर्क करने लगा। मतलब लिटरली कूड़ा वूड़ा उठा के, मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो कूड़ा वूड़ा उठा के जो है वर्क कर रहे हैं टर्मैक पे वगैरह। वहां पे मैं मिलता था, जो हेलीकॉप्टर्स और ये सारे जो हैं वो उनके इंजीनियर्स वगैरह जो है मिलते थे। अच्छा उनसे अगर बात होती थी वो बताते थे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुझे कहते हुए शर्म आती थी कि मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन खैर मैं तभी भी घर से कहता था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था। मुझे पता था मैं यहाँ पे आया हूँ और ये एक टेम्परेरी चीज है, मेरा गोल ये है कि मुझे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, एंड आई विल डू वट एवर इट इज रिक्वायर्ड। अगर इस कंट्री में सेटल होने के लिए मुझे ये अभी करना पड़ा है, दैट्स फाइन। लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर जो है बुरा महसूस होता था, शर्म नहीं आती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि मुझे दिन में ही अपनी यूनी करनी थी, तो वो जॉब जो है वो काफी डिफिकल्ट हो गई। तो मैंने रात में अखबार फेंकने की जॉब करना स्टार्ट करी। तो मैं रात में जाके जो है, वो जॉब स्टार्ट होती थी रात को 2 बजे से, सुबह 7 बजे तक जो है मैं अखबार फेंका करता था कार में जाकर। 7 बजे से मेरी यूनिवर्सिटी 2 घंटे दूर थी, तो 9-9:30 बजे जो है मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचता था, 1-2 बजे तक क्लासेस करता था, 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक जो है मैं बिजनेसेस को अप्रोच किया करता था कि मैं जो है एक डिजिटल बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मुझे जो है वो एक जॉब की, मतलब मुझे
एक वर्क की जरूरत है, इस टाइप से मैं लोगों को अप्रोच करता था, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस उसमें मिल नहीं रही थी। एनीवेज, ये करते करते एक प्रोजेक्ट जो है वो मुझे मिला, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट था सिटी काउंसिल के साथ। और उस प्रोजेक्ट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईसीटी जिलोंग, जो कि इंडस्ट्री बॉडी थी आईटी इंडस्ट्री के लिए। वहां पे मुझे एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला। तो उसके सीईओ ने मुझे जो है वो हायर किया। उन्होंने बोला कि हम बहुत ज्यादा पे तो नहीं कर सकते तुम्हें, एक बहुत बेसिक सी इंटर्नशिप है, करोगे? तो मैंने कहा मैं डेफिनेटली करूंगा। उसने मुझे जब पहले दिन जॉब पे बुलाया, उसने बोला कि ये डेटा एंट्री है, आपको ये करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो मैंने कहा कि मैंने सारी चीजें देखी। मैं अगले दिन उसके पास गया और मैंने बोला कि सर, ये सारा जो वर्क है मैं आपका ऑटोमेट कर सकता हूँ, और मैं इसको जो है वो आपके वर्क को ऑटोमेट कर दूंगा। और मैंने 3 दिन में उसके वर्क को जो है वो ऑटोमेट कर दिया। काफी काफी जो उसका मेजर वर्क था थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। और ऐसे करते करते मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में इतना, बिकॉज मैं डायरेक्टली जो है वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहा था, तो एक बहुत अहम किरदार जो निभाना, मतलब डायरेक्ट असिस्टेंट टू सीईओ वाले रोल में जो है वो मैं आ गया। और 1.5 साल में ऐसा हुआ कि सीईओ को, जो आईसीटी जिलोंग का था, सीईओ को जो है वो जाना था दूसरी जगह, उसकी जो है वो जॉब लगी किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे वैकेंसी खाली हुई। तो जो आईसीटी जिलोंग का जो चेयरमैन था निक, उसने मुझे कॉल किया। उसने मुझे बोला कि ये इसको सीईओ को छोड़ के जाना पड़ रहा है, यू आर द बेस्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड दीज सिस्टम्स, कैन यू एक्ट एज एन इंटरिम सीईओ जब तक ये बंदा जो है वो जा रहा है। और तो मेरी उम्र 25 साल थी। तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं ना इनकी कंट्री का हूँ, ना मैं इनकी कलर का हूँ, ना मेरा एजुकेशन, ठीक है एजुकेशन तो ठीक, मैं उस वक्त एमबीए जो लगभग मेरा फाइनल हो ही चुका था, लेकिन ये था ना मेरे पास उतना एक्सपीरियंस था। तो मैंने कह दिया हाँ ठीक है मैं करूंगा। उसने बोला कि लेकिन हमारी ये पे स्ट्रक्चर है। तो पे तो देख के जो है, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में मुझे इतनी पे मिल सकती है। खैर, वो मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और 1.5 साल में उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं काफी हाई लेवल पे ले गया। तो उनके रेवेन्यू को मैंने एक्चुअली 300% ग्रो कर लिया, उनकी मेंबरशिप को अराउंड 250% ग्रो करा। लेकिन ये करते करते मेरे इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स वगैरह बन गए, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, नाउ आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय ओन बिजनेस, और मैंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया। और इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी वेल पेइंग जॉब, लेकिन मेरा ये फोकस था कि मुझे अपनी कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करनी है। मैंने उस जॉब से जो है वो रिजाइन कर दिया और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब मैं बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा था, वहां पे भी चैलेंजेस आए। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा मैं बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा और आपको जो है काम मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं बिजनेसेस को अप्रोच करता था और मैं बोलता था कि आई वांट टू ऑप्टिमाइज और ऑटोमेट योर प्रोसेसेस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप मुझे अपने चैलेंजेस बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन किसी बिजनेस से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रीवियस क्लाइंट्स नहीं थे, कोई रेफरेंस नहीं थे स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स मेरे पास जो है बस वो आईसीटी जिलोंग का जो एक्सपीरियंस था। तो उसको करते करते मुझे जब पहले महीने दूसरे महीने रिजेक्शन जो है मिलते रहे, मैं इस दीवानगी की हद तक पहुंच गया कि मैंने अपने कार्ड जो है वो छपवा रखे थे। मैं हर जगह पे जहाँ पे जो लोग मुझे मिलते थे, बिजनेसेस, कॉन्फ्रेंसेज में, मीटअप्स में, मैं अपने कार्ड दिया करता था और मुझे बोलता था बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। ऐसे करते करते मुझे बस में एक बंदा मिला, वो जो है वो मेलबर्न से जिलोंग जो है वो आ रहा था, और उसने बोला ठीक है आप मेरे बिजनेस में आओ जो है, और मेरा बिजनेस के प्रोसेस को ऑटोमेट करके देखो। क्योंकि क्या होता है कि ये बिजनेस के प्रोसेस काफी इंटरनल चीज होती है और लोग अपने बिजनेस को इतनी इजिली एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। खैर, मैंने उसके साथ वर्क किया, करीब 3 हफ्ते जो है उसके साथ जो है उसके सिस्टम को समझा, और उसके लिए जो मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन से उसके महीने के $6,000 जो है वो सेव होने लगे, सिर्फ जस्ट बाय डेवलपिंग दैट सॉल्यूशन। तो उसने ना सिर्फ मुझे पैसे दिए, उसने मुझे रेफर करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। लेकिन जब मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद लाइफ जो है बहुत आसान हो गई हो। उसके बाद भी जो है वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो है वो लगातार आते ही गए, एक के बाद एक चैलेंज, एक के बाद एक प्रॉब्लम जो है वो नई नई मेरे बिजनेस में जो है वो आती रही। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मुझे क्लाइंट से मिलना जाना होता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं क्या कहते हैं पेट्रोल भरवा सकूं। तो मैं सिक्के विक्के ढूंढा करता था इधर उधर। क्यों? क्योंकि इनवॉइसेस डिले हो रही हैं कभी क्लाइंट से, कभी आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है, ये करके आपके कैश फ्लो जो है वो बहुत बुरी तरह हिला रहता है जब आप बिजनेस इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हो। खैर, मैं इधर उधर से सिक्के जमा करके जो है पेट्रोल भरवा के क्लाइंट से मिलने जाया करता था। क्रेडिट कार्ड मेरा मैक्स आउट हो चुका था, और एक टाइम पे मुझे लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, इतना इमोशनल स्ट्रेस है, पैनिक अटैक्स आने लगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस,
अच्छी खासी जॉब्स थी वो छोड़ दी मैंने। क्यों, मतलब ये सब क्यों कर रहा हूँ? पापा यही कहते थे कि अच्छी सी सरकारी नौकरी पकड़ लो, चलो इंडिया में नहीं अब ऑस्ट्रेलिया में पकड़ लो, कोई कोई ढंग सी नौकरी पकड़ लो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। तो ये सारे प्रेशर्स जो है वो बहुत थे, और सब लोग बोलते थे क्यों जो है इस चक्कर में पड़े हो। लेकिन मैंने सोचा कि ये सारे स्ट्रगल्स तो हैं, सारे चैलेंजेस तो हैं एटलीस्ट, लेकिन मुझे वो घुटन नहीं होती जो मुझे घुटन होती थी उस काम को करने में जिसके बारे में मैं पैशनेट नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जो है अपने बिजनेस को एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर मैंने उसको रेक्टिफाई करना शुरू किया वन बाय वन। और फाइनली उसके बाद जो है वो मैंने अपने अपने सारे डेट्स जो है वो उतारे। करीब मेरे पास $200,000 के जो है वो डेट्स थे। $200,000 मतलब कितना हुआ आपका, 1 करोड़ करीब जो है वो क्या जो है मेरे पास कर्जा जो है वो चढ़ चुका था इधर उधर से लोन्स वोन्स लेके। वो सारे जो है मैंने डेट्स उतारे। फिर उसके बाद अपने बिजनेस को जो है फर्दर ग्रो किया, फिर इस पोजीशन में लेके आया कि अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो बन चुकी है। दुबई में, मलेशिया में, न्यू दिल्ली में हम लोग के ऑफिसेज हैं। और साथ में मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो अभी मैंने अराउंड 8 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन है, जिनकी टोटल वर्थ अराउंड $30 मिलियन है। लेकिन अगर ये सारी चीजें मैं रिलेट बैक कर पाऊँ, ये सब चीजें क्यों हो पाई? ये सब चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने अपने बीटेक में अपना टाइम सिर्फ क्लास में वेस्ट नहीं किया, सिर्फ जो है वो किताबें पढ़ के एग्जाम देने में वेस्ट नहीं किया, या फिर बुक बैंक में जो है वो ग्राफ कॉपी करने में वेस्ट नहीं किया। मैंने अपना अपना टाइम जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगाया, ऐसे स्किल्स सीखे जिनकी रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आए, और उन्हीं की वजह से जहां मैं पहुंच पाया वहां मैं पहुंच पाया। तो अब मैं आप लोगों से आपके क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूँ, अगर आप लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं है तो मेरा एक सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आप अपने अलमनाई से जो है वो कनेक्ट हो, और मुझसे लिंक्डइन पे भी आप कनेक्टेड रहें। सेकेंडली आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपनी आईडी चैट में भी दे रहा हूँ, वैसे तो आप मुझे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि अब क्या है कि मैं थोड़ा सेमी रिटायर हो चुका हूँ। तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इनसाइट्स और जो भी मेरी लर्निंग्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ अबाउट जॉब रेडीनेस, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो you make sure that you are actually following me on Instagram, you're following me on LinkedIn and YouTube, so that you can actually get connected with me. और अगर आप कमेंट करेंगे तो I'll be more than happy to answer on them as well. तो अब इससे ज़्यादा बकवास करूँ इससे बेहतर ये है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है वो ओपन अप करता हूँ। अब आई डोंट नो आप कैसे अतुल आप कैसे इसको वो करना चाहते हैं कंडक्ट। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर चैट में भेजना चाहते हैं तो आई एम फाइन विद दैट, अगर वन ऑन वन बात करना चाहते हैं तो आई एम फाइन विद दैट एज वेल। Sir, I think question in the chat would be better option. Okay, let's do that. If anyone wants to directly ask him a question, then he or she can. Hello. Hi Soumya. Hello, sir. Sir, your story is truly inspiring. I'm really interested in startups, and I was thinking about it. But I wanted to know that your technical knowledge is more helpful in these startups, or your business knowledge, like MB knowledge. Actually, it's a very nice question. For any successful startups, you need 3 skills. Right, so you need 3 type of people or 3 co-founders: a hipster, a hacker, and a hustler. Which means a CEO type of person who can manage a business. Secondly, a marketing person who can sell your product, and thirdly, an engineering person who can create that product. And I would actually encourage you. If now I do any startup, I make sure that I'm actually having co-founders in my startup. And so I would encourage you, if you want to go in a startup, get in with 2 more co-founders. So have a team of 3 co-founders. One person who is good with management, second person who is good with marketing and sales, and the third person who is good with the technical skills itself as well. So if you do not have technical skills, that's all right, because your other co-founder can do that.
but some people say that I want to go alone and do my own startup. What I tell to them is that, look, 99% startups fail because they make these mistakes, and 100% of zero is actually much better than 33% of 10 million or 20 million. So whenever I do startups now, or I even invest in startups, I always invest in startups that have got teams who have got all of these capabilities actually covered. It's very difficult to find all of these three skills in a person, and that's why I struggled a lot, because I was actually not very good with technology. I was fine with technology. I had some technical skills, but I had some management skills as well. But I lacked a lot of financial knowledge, financial skills as well. So it took me a lot of time to learn, and I faced a lot of failures as well. You could actually de-risk your startup and succeed early if you've got a nice combination of these three people in your team. Okay, sir. And one more question is that is it necessary that we should pursue MBA for a startup? Okay. Couldn't we have a team of persons? Absolutely, that's a very nice question. I wanted to tell you my the money that I spent on my MBA, that was like a complete waste of time as well as money. Like, it's the worst investment that I have made with my life. That was the money that I spent in my MBA. Because my MBA didn't teach me anything about startup, and I'm telling you honestly, your MBA cannot teach you anything about entrepreneurship. MBA is actually meant for the people who already have three to 5 years of experience in an industry, who have been on a particular position at an executive level. Now they want to shift to a management level or a strategic level. And that only works for the MBA curriculum is established for larger organizations where there is an established business model. Whereas with startups, you are actually dealing with not established business model, but you are actually trying out different business models which are completely new. So that MBA knowledge doesn't help you at all. Like, MBA doesn't teach you anything about marketing. MBA doesn't teach you about how to actually start a business. So I would actually strongly discourage you from doing MBA just after your BTech. I think it's one of the biggest mistakes. Unless you can qualify for IIMs. Even if you can qualify for IIMs, I would recommend that do a job for 2 years or 3 years, gain some experience, and then do MBA. Because in Australia, in US, UK, all of the most reputational MBA institutes actually require you to have an experience. But also, if you will go and do an MBA just after your BTech, you won't be able to understand what they are talking about. Like, you won't be able to share the same experience as other experienced people have as well. So no, MBA is not required at all for startups. So the next question is, how do you learn how to do startups? The thing is that you actually learn by actually getting into it and doing it. There's a methodology called Lean Startup methodology. A lot of material is available online. Actually, you can go to my website amirkutub.com, and in resources you can download something called Business Model Canvas. So, in business you have to make like 20-30 pages business plan, but in startup world you just have to make 1-page business plan. That's called a Business Model Canvas. You can actually go to my website and download it from there. It's all available in the resources section, and this is where you actually get started. And then you learn while you are going through that process. So I wouldn't even recommend you doing a course for entrepreneurship first and then going into entrepreneurship. Identify a problem and start solving it straight away, and then you will learn on the job. And that's the best way to learn. Okay, thank you, sir. I found very helpful. You're most welcome. Okay, Hello, so sir. Hi, who's this? I do have a question regarding your journey. You said that freelancing take you to the Australia, assisted you to do your MBA from there, but you struggled there for the finances and do the airport and the newspaper job, right? Yes. So why don't you continue with the freelancing there to cope up with your finances? Okay, that's a great question. So in India, when I was doing freelancing, I was charging $5 per hour or $8 per hour for my freelancing thing. And that was paying me well in Indian terms. So I was earning 50,000 rupees, 60,000 rupees
per month in India. That was very well for me in India. When I went to Australia, I couldn't survive on $5 or $6 per hour because first of all, the minimum wage over there is $20 per hour, but everything is extremely expensive. So my rent was much more. Even I couldn't afford the food in Australia. So the expenses in Australia are pretty high. So when I tried charging those rates in Australia on freelancing, I didn't get through a lot because people in Australia or people in US want to get their work done from India itself, not from Australia, especially the IT work. And secondly, I was not at that particular caliber over there. So they would still identify me as an Indian. I would not have that finish and those skills as an Australian. And that's why I was not able to actually get that rate over there. So I was actually in my cleaning job, I was getting $20 per hour, which was good for me so that I could pay for my living and pay for my food and everything. If I was doing freelancing and if I was earning $10 per hour, that wouldn't pay me that much. And that's why I had to actually switch back to like the cleaning job and so on. I did some of the freelancing jobs over there as well, because again, the cleaning job and newspaper job was not enough to pay for my course and pay for my living and pay for my business as well. But what I was saying is that doing that freelancing was not sufficient enough for me to survive in Australia. And even I tried for web development jobs over there. I couldn't get any jobs because the problem is that we spend around 20 years of our life in India and we do not gain any real world experience, right? What happens in Australia or US and any other countries, people do 10th and then they will take a break for 1 or 2 years, they will gain some experience. Then they will do 12th, they will take a break and gain some experience. Once they identify their field, that's when they do and go and do bachelor's, and they do master's when they have reached like 40, 45 years or 50 years of age. Sometimes 40 to 50 years of age is when they do their MBA or master's. So first of all, I was like overqualified for what I was doing, but I was under-experienced from their standards. So I didn't have any proper real experience as well. And they were all looking for Australian experience. And that is the biggest challenge. So that's why I see a lot of students who come to Australia who work in gas stations, who are working in odd jobs. And there are some people, like the very first day I arrived in Australia, the taxi person who picked me up, he was from India, and he said, okay, what are you here for? I said, I'm here to study, from Deakin University. And he said, oh, that's great. I also studied from Deakin University. And then I asked him, okay, what did you do? He asked me, what did you do? I said, I'm here to do my MBA. And he said, oh, that's great. I also did my MBA. I did my MBA 3 years ago, and now I'm driving taxi, etc. And he was enjoying his work, and there's nothing wrong in driving taxi for a living. And he was pretty happy with that. But that was a discouraging moment for me when I found that out. But this is the reality as well. So right now you are seeing one success story, but there are a lot of stories of the people who are still working in odd jobs. They are earning fine, but I'm not sure whether their job is satisfactory to their level, or their job actually is satisfying their educational qualification. So I see people who have done PhD who worked at Disney, and I still see that person. Whenever I go to fill the fuel, that he's the person who's cashier at that fuel station. He used to work at Disney in India. He had a master's from India. He had 5 years of experience. Now he has come here and he's actually doing his PhD. So that's the situation when you are moving to a new country. You have to start from the scratch. So I've got some questions over here as well. Maz bin Asad, as you said, companies look for a person who fits into their culture. Does most companies follow same culture, or a candidate need to perform differently for different companies' interview? What I would recommend, Maz, it's a very beautiful question, is I will have a different CV and different cover letter for each company altogether. So I would look at their job description, copy the skills from their job description, and find a way to somehow add that to my CV. Because what happens is, when you are sending your CV, they've got an electronic, CV parsing system, and they will look for the skills that are there in their job description. And if they find those words, then your CV will be selected. So that's number one thing. Secondly, again, it's very important to understand what mission, vision, culture, and values. Read about it.
and start reading right now. Follow those companies on LinkedIn, connect with those the people who are working over there, read all about it, and ensure that's included in your CV, that's included in your cover letter, and that's included in what you are saying. So the basic skills remain same. The basic skills that are required are problem solving, analytical, your team performance, your leadership skills, your management skills. So these are 4 or 5 skills that are required, but every company terms it a bit differently. The culture are trying to achieve the same thing, but they term it a bit differently. What you have to do is you have to be a bit clever and start and sell yourself a bit cleverly. So you have to present like you are actually made for that particular company. So when Honda interviewed me, they felt like that I was made for Honda. Similarly, when TCS interviewed me, they felt like that I was made for TCS as well. So it's very important that you actually build that sort of a match with that particular company. So Pratik Vashne, do you have any partners now, or you're handling it alone too? Means how are you able to manage abroad offices alone today too? So Pratik, in Enterprise Monkey, I actually have got some advisory partners, but apart from that, now my business is at a established level. So I have got country directors who have got a bit of stake in those countries, but I own the 100% of the parent company. But then I actually pay them a nice handsome salary to manage my offices. It's very it's much easier once you have a business that's established. So right now I don't do any work in my organization. Like I'm semi-retired. So my aim was to actually retire at 30. I do work because I enjoy doing it. So I still work with my clients and do amazing things. But then I can be anywhere in the world. I travel, I spend time with family and whatever. But I'm able to do that because I've set up systems like that I do not have to do any work myself, because it's a team, it's my managerial team and the managers who are managing the things for me. Good evening, sir. Hi, good evening, Apu. Yeah. So I had a question that I am involved with some communities, and because of that, I came across some people who have their own startup. So they just offered come on, join us for the technical aspect of our startup, and if it goes well, we will pay you. But actually, I always step back because there's some uncertainty. Plus, actually, I feel like if I'm overburdened, then that may affect me in a negative way. So what should we do in that case if we are getting some offers while we are in a graduation to work with a startup and learn something with them? So Apur, what year are you in at the moment? Second year, computer engineering. Okay, so what happens is, Apur, is that first of all, your marks and grades would not take you anywhere. They'll just make you eligible for a company, right? That's it. So all of the efforts that you have given so far is actually for a job. So to get a job and to get selected, you need a very bulky CV, right? And the CV becomes bulky. Like if I look in a CV, the very first thing that I look for is an experience. Now, a lot of freshers ask me how to gain an experience is by actually doing freelancing gigs, virtual jobs, and so on. So I would always jump on an opportunity to work on something, on a project, and I will work as much as I can. Like if I have to work 18 hours a day, I'll work on it. So if you're thinking that will affect your studies, that's fine. If you're able to pass your examinations, that's all right. That's all you need. If you're planning to work in a company that needs like an 8+ CPA or 9+ CPA, okay, work towards it. But again, if you have work experience, then your technical interview would be qualified like this. Like they don't even ask questions in technical interview. If you actually show that you have worked in the projects, I know I can give you so many examples, like hundreds of examples of the people who did nice projects in their engineering, nice internships or nice works in organizations, demonstrated that and got selected straight away. They weren't even asked any technical questions in the interview. The interviews were very straightforward because then you are in control. So I would always jump on an opportunity to gain as much experience as you can, because that's what's lacking in our education system. The thing is that there's so many people who pass out of engineering or whatever, and they are jobless or they get basic jobs. It's because
they are wasting our time putting us in the classes. I'm sorry to say, but that's the reality. They are wasting our time putting into classes. We have to do 75% attendance, copy the graphs, and do those sort of like boring practicals that are not even applicable in the industry. The languages that they are teaching us in the colleges are not even needed over here. Right now, it's about artificial intelligence, Internet of Things, augmented reality, virtual reality, cloud computing, big data. I don't know if I'm not sure if our curriculum is even talking about those things at all. So, like, first of all, what you guys are doing with your Robo Club is absolutely amazing. You have to do that. And, any opportunity that you could get out by working somewhere is great as well. Important thing is that you are learning something out of it. Then it's good. You are able to demonstrate something. That's good as well. And then always, you can always try and negotiate. Right, there's no problem in negotiating, and people respect people who negotiate. So you can actually negotiate for an equity percentage in a startup and say that I want an equity in right now. I want it in written, or you could negotiate for a stipend at least, because if you think you have got the skills, you deserve that stipend. So if you won't get it with one startup, you might get with another startup. A startup or a company that will respect your work would be willing to pay you for it, but not from the straight away. If you don't have any experience to show, they won't be paying you. It's fine to do one unpaid internship and second, but then from there, the third and fourth and fifth project, you should actually ask for the money, and actually you would be able to get money for that as well. Thanks a lot. That really helped me. That's good. I have got some questions that I've left. Sorry, Atul or anyone, if you can actually read out the questions from the comments that I've missed, I'm more than happy to answer them. Sure, sir. Let me read them. Sure. Okay. So there is one question from Shamroz Kade. Love to have things with my own watermark, love to make things, invent some new things, but still confused in learning different skills. Will ML and DL will help me with that, or should I focus on Arduinos and stuff like this? Preparing for GATE in between different advices, confusing me as well. All right. So first of all, this GATE thing is extremely killing Shamroz. Like, what happens is everyone around us is preparing for GATE, and we feel like, oh, we have to prepare for GATE as well. So I've got a very simple and straightforward funda for GATE, right? I also bought a book for GATE. I also started preparing. I also sat in one of the entrance examination. It's important to identify where your interest lies, like where your real passion is. There are some people who are passionate about working in PSUs. Good for them. If you have got that passion, definitely go for it. So it's very important to identify where your interest actually lies in, and you only do that by trying different things there. So what you are doing in terms of learning your own things is actually pretty good. You don't need to grasp each and everything. If everyone is trying for GATE or if everyone is trying for CAT, you don't need to do that. For example, I actually did Career Launcher. I appeared for CAT. I had 97 percentile. I actually sat on an interview for IIM's. Which one was that? Not Ahmedabad. It was IIM Indore and Kozhikode and few other ones when I was actually graduating. But I didn't had a calling for that at that particular time. I was just confused about my career. I was in Netagri and whatever, so I left that. So what I'm saying is, it's not important to grasp each and everything. It's not like, since everyone is doing GATE, you don't need to do that. You need to identify where your real interest, where your real passion lies, and then actually so do a bit of SWOT analysis. So think about what are my strengths and what are my weaknesses, and then what are the opportunities out there in the market and what are the threats in the market. So if you got experience in inventing new things, and I'm not sure what do you mean by ML and DL. Maybe ML means machine learning. Okay, so if it's machine learning, then definitely machine learning and artificial intelligence is extremely big, and you can actually grow your career pretty fast in it. But then you have to be pretty good at it. What you have to do is you have to now start narrowing your focus down on the machine learning, and then sort of develop your skills
in that particular thing and be really good at it. And again, learning something doesn't count as an experience, but doing a project in that thing counts as an experience. So if I go to a company and say I did an internship in here or I did a certification, they don't care until unless it's like an AWS certification or you have done a CCNA certification. That's different. But if you've done some certification, they don't care about your certificates. They don't care about your internships. They care about what projects have you done. And I'm not talking about academic projects. I'm talking about commercial projects. So if you have done an internship, what is the thing that you have actually done in that internship? What is something that you have created? What is something that you started with? And what have you built? So if you are saying that you are interested in machine learning, then it's a time to actually build something out of that. Work on one of the artificial intelligence technologies, or look at a project, look at a problem and see how you could solve them, and do that as a project. Create your profile. And this is an advice to all of you. I want you all to do that today. Like, even if you're planning to go for jobs, even if you're going for entrepreneurship, create your profile on fiverr.com, fiverr.com, and upwork.com. These are two freelancing websites. Again, instead of wasting your time on so many things that you do, spend your time in doing freelancing. It doesn't matter what your field you are or what skills you have, because you have already learned some skills and you can improve your skills while you're learning them. So start freelancing straight away. And you don't need to be a coder to be doing freelancing. Even if you are in civil engineering, you can actually freelance as a civil engineer, because you can do drafting, engineer, AutoCAD, and things like that. If you are a mechanical engineer, you can do it in that field. Even if you are in chemical and petrochemical, you can do that as well. If you are in electronics or whatever, you can do that as well. So it's great to participate in extracurricular activities, participate in events, and participate in competitions like your SAE and robot competition. That's good. But the thing is, there's so many people that are aware about it, and the competition is so fierce. You have to take the next step and take your first step in the commercial world, real world right now. So as soon as you start freelancing and you demonstrate your experience to the organization, that experience counts a lot. Even if you are, want to get selected in a nice master's program in a university, your experience as a freelancer would actually count a lot. So people say freelancing experience doesn't count. I say it actually counts in private organization, not as something that, like, for example, if you need an experience for a visa or whatever, you won't, that experience won't count, but that experience actually helps you get selected. That experience develops your skill as well. So, like, for me, it's pretty simple. If you've got passion towards PSUs, or you want to do MTech because you want to sort of go in academics in that particular field, that's fine. Go for PSUs. Otherwise, don't bother about it. Don't bother about GATE. Focus on what you are interested in, and you will grow from there pretty fast. So there is another question from Asbin Asad. As you said, companies look for a person who fits into their culture. Does most companies follow same culture, or a candidate need to perform differently for different companies interview? I think we have already answered this one. Okay, sir. When I talked about the company's culture, so that's all good. Next is from Pratik Vashne. Do you have any partners now, or are you handling it alone today? Means, how are you able to manage abroad offices if alone today? Yeah, so I answered this one. As I said that for my main business, I don't have any partners, but I've got directors who own shares in those particular companies. But now all the new startups that I have done, I have partners in that. So, for example, Angel Next Door, during coronavirus, I came up with an idea that how about we create an application that actually assists people who need help, because everyone was in lockdown, so that they can post a help request, and the people on the other side, like people who are their neighbors, can get a notification and see the help request and help them. And it was all anonymous, all secure, all private, all discreet, following all the privacy guidelines. So I did this, but the thing was, I wanted to take it national at a very short time, and I didn't have time because my business was going in pandemic as well. I had to manage my business as well. So I reached out to one of the people I know. He's a national level builder. He owns a company called Villawood Properties, and I know him because we both are advisors to the Minister for Planning.
So we sit on the same board. So I actually reached out to 3 or 4 people who are very established and who have got relationship with the government, relationship with media, because although I have some relationships, I don't have all those relationships, right? So he's been in business for 40, 50 years, whatever, their business is much older than me. So I reached out to them, and so Rory actually replied. He said he was interested in helping me out. And you know what I did was I said, that's great, I want you to come on board. And he was interested in helping me out just like that. But I said, I want to make you a 50-50 partner, because I do not have the resources to actually take it out to the national level straight away. And he was happy to come on board. He had a huge team. So he put a team of 10 people, 10 of his marketing people, refined the whole thing, pushed it out to the whole huge database. And he gave a call to the Chief Minister of Victoria, which is a state. He gave a call to Prime Minister's office. It was actually officially deployed all over Australia. We were in the media and everywhere. So I couldn't grow this startup that quickly if I was doing it all alone. And even if I would have given him 10% or 20%, he would not be that interested, because he was a 50-50% partner. Although it was my idea, I developed the application. I spent all of my money in doing that. But I chose him strategically to be my partner, so that he could actually bring his power and skills to help me with my startup. And that's why I sort of always recommend having partners in your startups. Okay, sir. So there is next question from Vivek Raj. Sorry, I think Ankit is trying to ask a question. Okay. Ankit, you can go ahead. Walaikum Assalam. Bhai, I was just like, I want to ask a question. Okay, what does thing that drives you inside to manage between your passion, your will to start up, and family responsibilities? Because that's something that consistently keeps us stretching our legs to pull our legs to the bases. And इसी वजह से काफी बढ़ नहीं पाते हैं काफी बार. आप इन चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, या फिर कैसा कोई शेयर करें एक्सपीरियंस जिससे हम समझ पाए इन चीजों? डेफिनेटली भाई, जब मेरा पहली बार होंडा में सिलेक्शन हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता था. मेरा तब था कि मुझे एमबीए करना ही है. लेकिन एक फैमिली से जो प्रेशर होता है, एक सोसाइटी से प्रेशर होता है, उसके चक्कर में मुझे जो है वो क्या कहते हैं जो है वो होंडा में जो है वो लेना पड़ा. और मैंने 1 साल काम किया, और एक दिन में जो है कुड़ता था, जलता था. लेकिन मैं जब होंडा में काम कर रहा था तो साथ साथ में मैंने क्या किया, अपनी बाकी चीजों पे वर्क करना स्टार्ट किया. तो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो या फैमिली का प्रेशर ऐसा हो कि जिसकी वजह से आपको वो चीज करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते हो. लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा. दूसरी बात यह है कि अभी तो आप लोग कॉलेज में हैं, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट ट्राई कर सकते हो. और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे मतलब मुझे बैलेंस करना पड़ता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और पैशन है उसके बीच में, तो व्हाट आई डू इज कि मैं उस सिचुएशन में अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ वो मैं देखता हूँ. तो मेरा एक लॉन्ग टर्म जो है मेरा विजन है कि ठीक है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है. और जरूरी नहीं है कि आपको पैशन फॉलो करना है, रास्ता जो है उसका सीधा ही हो. कभी कभी आपको थोड़े से डिटूर लेके जो है वो जाना पड़ता है. भाई आपको कहीं पे भी जाना है, मान लीजिए आपको गोवा तक जाना है, लेकिन बीच में आपको कहीं पे भी रुकना है, जैसे भोपाल में रुकना है, कहीं पे भी रुकना है, आपको 4-5 जगह पे रुकना है, किसी को सामान देना है, कुछ करना है, तो वो आपको डिटूर जो है वो लाइफ में लेने पड़ते हैं. लेकिन आपका जो विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस जो है वो करना चाहता था जब मैं बीटेक में 3rd ईयर में था, तब से, जो कि था मेरा 2010. लेकिन जो मैंने बिजनेस स्टैब्लिश करना शुरू किया वो किया 2015 में. तो तब तक मैं क्या कर रहा था, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, अलग अलग चीजें जो है वो कर रहा था, सीख रहा था, इस टाइप से करते करते. तो कभी भी आप अपने ड्रीम्स को पहली बात तो सेक्रीफाइस मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो. आप पार्क जरूर कर सकते हो. आप ये जरूर सोच सकते हो कि ठीक है, मैं इस चीज को करूंगा, और उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा जो है वो ट्राई करते रहो. लाइफ में आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं. अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो वो आपको 8 घंटे 9 घंटे उसमें काम करना है. उसके बाद भी आपके पास 15 घंटे जो है वो बचते हैं. क्या जरूरत है बिग बॉस देखने की, हमें क्या जरूरत है न्यूज देखने की. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है. ट्विटर बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है. मैं आपको पता है, मैं न्यूज जो है वो नहीं देखता. मैं मुश्किल से 2 मिनट में जो है वो हाईलाइट्स जो है वो देखता हूँ, कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है कि न्यूज जो है वो देखिए. मैं बेसिक हाईलाइट देखता हूँ कि अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई चीज पता होनी चाहिए, पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, ठीक है.
बहुत क्विकली मैंने स्क्रॉल किया, सुबह 2 मिनट, शाम में 2 मिनट, दैट्स इट, क्योंकि उसमें आपका जो है वो टाइम है, और उस टाइम को बचा के फिर मैं अपने पैशन को परस्यू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, कर रहा था एंटरप्राइज मंकी, उससे मैं बोर हो गया था क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया था। मुझे था कि मुझे बाकी चीजें करनी है, स्टार्टअप भी ट्राई करने हैं, ये अभी पैंडेमिक था तो मुझे ये भी देखना था कि मेरा बिजनेस सर्वाइव करे, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी खिलाना है और जो 50-60 लोग जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज को भी खिलाना है। तो मेरे साथ मेरा ये भी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन साथ में मेरा पैशन ये था कि अब मैं लोगों की मदद के लिए ये एंजल नेक्स्ट डोर जो है वो बनाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एंजल नेक्स्ट डोर पे लग गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने बिजनेस को भी फोकस किया, 9-10 घंटे उस पर वर्क किया, 7-8 घंटे एंजल नेक्स्ट डोर पे वर्क किया, और फिर उसके बाद 5-6 घंटे जो भी सोया वो सोया। मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा कि मेरी तरह करो, लेकिन मैं अभी भी 5-6 घंटे ही जो है, अब पहले तो मैं 5 घंटे 4 घंटे सोया करता था, अब मैंने बढ़ा लिया, मैं 6 घंटे सोता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो टाइम है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप सोचो कि एंटरटेन आप अपने आप को कब करोगे, ये सोशलाइज कब करोगे। तो मैं सोशलाइज बहुत करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ खूब, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, उसको लेकिन लिमिटेड करता हूँ। लेकिन जो टाइम जो होता है ना मोबाइल की स्क्रॉलिंग में जो हम वेस्ट करते हैं या सोचने में वेस्ट करते हैं, मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वो ऐसा काम करता हूँ जिसमें मुझे मजा आता है, तो वो मेरे लिए एंजॉयमेंट है, उसी में मुझे जो है वो मजा आता है। तो मैं एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं 15 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो गेम है एक तरीके से, और वो उस पर मैं जो है वो वर्क करूंगा और वो मेरा एंटरटेनमेंट है, और बाकी जो है फिर मैं अपनी फैमिली पे और या सोने पे या खाने पे जो है वो ध्यान देता हूँ। तो आपके पास इनफ टाइम होता है सारी चीजें परस्यू करने का, यू जस्ट हैव टू मेंटेन द बैलेंस, और फिर उसके बाद आप जो भी चाहे वो कर सकते हो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अंकित। That was a very helpful one. Brother, I have just one more question. Sure. आप जब विजिट किए कॉलेज से और आपने सारी चीजें देखी, जहाँ पे ये कहते हैं कि कॉलेज के बाद हमें केवल अप्लाई करना होता है, सीखने की जो सबसे ज्यादा उम्र है वो हमारी कॉलेज में है, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि एज ऑफ आप कॉलेज से जब निकलो तो उससे पहले मिनिमम ये सारी स्किल्स, नॉट रिगार्डिंग ओनली टेक्निकल, ये आपके अंदर होनी ही चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें आगे? मुझे ऐसा लगता है कि अंकित जो हमारे यहाँ सीखने का कॉन्सेप्ट है वो ही बहुत गलत है। हमारे यहाँ सीखने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किताब पढ़ो और थ्योरी सीखो, उससे आप सीख जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि थ्योरी पढ़ने से या कोई कोर्स करने से आज तक कोई भी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं सीख पाया है। सीखने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखो, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। तो मैं ये रिकमेंड और एनकरेज करूंगा कि पहली बात तो ये समझो इंडस्ट्री के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। इंडस्ट्री के लिए हमारा एक कोई स्किल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये कह देना कि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इट्स नॉट फाइन। व्हाट इज योर नीश, अपनी नीश आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पर्टिकुलर नीश क्या है जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ, और उस नीश में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस वो आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर मीनिंगफुल इंटर्नशिप के थ्रू कर सकते हो। ऐसी इंटर्नशिप नहीं कि बड़ी कंपनी में गए 2 महीने जो है समर इंटर्नशिप घूमे फिरे और आ गए। ऐसी इंटर्नशिप जिसमें आप कुछ सब्सटेंशियल करो, या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने इंडस्ट्री के साथ करे हो, या फिर आपने कोई फ्रीलांसिंग गिग्स करी हो, या अपना कुछ खुद का जो है वो ट्राई किया हो, एक स्टार्टअप भी ट्राई किया हो छोटा मोटा जो फेल हो गया हो। दैट इज योर एक्सपीरियंस जो आपको गेन करना जरूरी है, और उससे आपको आपके कोर स्किल्स तो आते ही हैं, साथ में आपको चाहिए। अब जो है हम लोग एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं, जो हमारा रिटन एप्टीट्यूड होता है। रिटन एप्टीट्यूड हो सकता है थोड़ा बहुत तैयारी से आए, लेकिन जो ये एप्टीट्यूड जो आपका बेसिकली डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है, ये आप जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, उनसे बनती है। तो पहला तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि जो आप बात सामने वाले से करना चाह रहे हो वो उसको इजिली क्लियरली आप कम्युनिकेट कर पाओ और कन्विंस कर पाओ अपनी बात को। तो अगर आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, अगर आप सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो फेल है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर डेफिनेटली जो है वो वर्क करना है, जो बहुत बड़ी चीज लैक करती है। हम लोग के पास कभी कभी बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं लेकिन हम उसको सेल नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सेकेंडली हमको अपने आप को देखना है एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि एक कंपनी हमें हायर कर रही है तो पैसा लगा रही है, क्योंकि और पैसा लगा के एक प्रोडक्ट जो है, एक रिसोर्स जो है वो खरीद रही है। तो हम उस कंपनी के लिए किस तरीके से जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो उस कंपनी को एक बंदा चाहिए जो टीम में काम कर सके। और सीवी पे सब हर कोई लिख देता है कि आपके पास जो है वो टीम प्लेइंग जो है वो स्किल्स है या आप टीम में जो है वो कर सकते हो, लेकिन आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटेड टीम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने टीम के साथ कैसे वर्क किया, टीम के साथ कैसे मैनेज किया।
फिर उसके बाद आपके जो है वैसे तो ये मतलब हर कोई आपको जो है वो बताता ही है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स जो है वो सोचने से नहीं, आपने कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई करी। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप 3 साल बाद निकलो, आपकी सीवी पे ये क्लियर हो कि आपने 3 ऐसे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स किए जिसमें एक क्लियर प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स लगाए, एक टीम के साथ वर्क किया और उसका एक सॉल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया, और उसको आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आप ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स और जो है वो दिखा सकते हो जो आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये नहीं कि आपने हाइपोथेटिकल एक प्रॉब्लम जो है वो सोची, जो होता है ना कि हमारे यहाँ वो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट एक के बाद उठा के जो है वो करते हैं, वो नहीं, रियल वर्ल्ड की आपने 3 प्रॉब्लम्स को कैसे उठाया, चाहे वो किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके कॉलेज की प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं आपने इंटर्नशिप करी हो, वहां पे कोई चैलेंज हो, उनका फाइलिंग सिस्टम सही नहीं हो, या फिर कोई भी चीज जो है वो हो सकती है। कौन सी 3 ऐसे चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, नीड्स को आपने उठाया, उनको आपने कैसे सॉल्व किया। अगर ये 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे और उसके थ्रू आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे, तो आपका सिलेक्शन किसी भी कंपनी में बहुत ईजिली हो सकता है। Okay. Sir, we have one question from Vivek Raj Singh. If someone want to make an investment in a startup at 10% equity share, is it a good deal for a fresh startup? Absolutely. So there are different phases of funding for a startup. So the first funding is the initial money, that seed money that you put in. That's by friends, families, and fools. But then the next one is the angel round. So angel investors are the people. So I'm an angel investor. These are the people who do not have a lot of, who do not have huge amount of money as venture capitalists, and they invest between $50,000 to $200,000. So you could convert it in Indian rupees in a startup in exchange for equity. और जो equity होती है, equity is between 10 to 20% that you give away in the very first round. So 10 to 20% equity you could easily give away based on your valuation. Now, what is your valuation? So the valuation, the way it starts is, it varies from industry to industry. I actually have got a startup valuation calculator tool on my website on Enterprise Monkey. I'll share a link of that with you over here. But if you actually search Enterprise Monkey startup valuation calculator, you would be able to find it out. But so you could actually find your valuation from there. But the way it generally works is that if your startup is pre-MVP, MVP is your minimum viable product. That's the very first product that you build for your startup from the scratch. So if your startup is pre-MVP, then you are looking at a valuation of less than $500,000. But if your valuation is like you've already developed a minimum viable product, then you are looking at a valuation of $1 million. So for example, what does a valuation of $1 million means is that a valuation of $1 million means is that if someone will invest 100,000, which is 10% of 1 million, then they will be asking for 10% of equity. If they are valuing your startup at $1 million and they are investing $150,000, then they will be asking for 15% of equity. My recommendation is in the first round, don't give more than 20% of equity. Because you would need to save your equity for sort of further terms, but between 5 to 20% is, I believe, is fine. You can actually easily give away that equity. Again, extremely important to get an investor on board at some stage. You can't scale your startup all alone. So the more the people are, the better it is, and easier it is to scale a particular startup. Okay. Sir, there is one question. That Sure. Being a part of robotics club, there is question. So how do you see startups based on robotics? What is your vision for this subtle future, say the next 20 years? How things could look like then, and how such startups could play a major breakthrough in India? Okay, so the biggest shift that you are going to see in the industry is that right now we do a lot of things on our screen. You will stop doing things on our screen. So people would actually start talking to Alexas and Siris and Googles and start asking them to do the things. So right now, if you have to order a pizza, you actually order it via your mobile phone. In 5 years, you won't be ordering it via your mobile phone. You would be actually ordering it
via your smart devices. So the whole world is moving towards Internet of Technology, Internet of Things, where the sensors in your house and these smart hearing devices would control a lot of things. Secondly, all of these devices, these hearing devices, would actually go mobile. Right now, my Google Home is sitting at one place. Google Home or Alexa would not be sitting at one place. They would actually transform into the assistants, not only at home, but also in the industry itself. So the robotics industry is actually growing, but what you need to think about is not just the moment itself. Right now, we have got a lot, like when I was there, a lot of robotics emphasis was on the movement itself. But I say that a lot of emphasis further should be on the cognitive behavior, because the machine needs to start acting more like humans, so they should be able to replace a lot of jobs. So for example, a clear application of robotics is in your self-driving cars. So self-driving cars are going to be huge in the world. Like, people think that it's going to take a long time. We used to think about the same thing for mobiles, but I think we would see self-driving cars in next 5 years on the roads, at least for testing purposes. Like testing purposes, they're still there, but they would be on roads in some cities. Self-driving vehicles would be there, and they are actually a part of your robotics itself. So think about robotics just beyond the toys that are there, that are used for battles. Think about the application of the robotics in the warfare. Think about nano robotics. Nano robotics is something that's going to be pretty huge as well. About those small robots that could actually go and sort of treat cancer and things like that. And then think about the role of robotics in the home assistance, and the role of robotics in, there are a lot of work that is done in the warehouse that's going to be all done by robotics. But robots would not be a standalone robots. They would be the one that would be communicating via APIs to different applications that we use. So the applications that we use, like our accounting systems and things like that. So the way it is going to work, and I think most of it is already up there, is that the e-commerce websites would be actually connected with robots. So as soon as someone places an order, a robot would actually go and pick that up from the product up, load it on the drone. The drone will sort of fly and drop it all off, all automatically as well. So robotics, I believe, is going to sort of like go very far ahead in this thing, but extremely important to think about it in terms of how robotics is going to merge with the voice recognition, but how it's going to interact with other Internet of Things that are actually out there, especially your Alexas and Siris and so on. Thank you so much, sir. So there is one question from Syed Faraz Haider Naqvi. What struggle we face when middle class family persons start startup or venture? So the very first thing that we face is that our parents say, dekho Sharma ji ka beta is working in Google, or has got a very nice job at whatever Accenture or Adobe, and what you are doing, you're working in this bloody startup. So excuse my French, but you're working in this thing, you don't have any future. And so that I believe is the biggest pressure. And that's, living in India, people judge us a lot, and everyone has an interest in you. Like your uncle would have an interest, your neighbor would have interest in what you are doing, and everyone would be on your feet. So the very first thing that you have to do is you have to grow a bit of thick skin and stop listening to everyone. It's like, just don't care about what people say. And that's something that you have to build. Secondly, entrepreneurship is something that's pretty hard. I don't encourage everyone to go into entrepreneurship, because it is something that requires a lot of resilience, and it can take a lot of time as well. So you think that it's only 6 months or 12 months or whatever, it can take up to 3 years or 4 years. You can face a lot of failures as well. But if you're passionate about the field that you are going in, you are willing to take those failures. There's one choice that I want you to make today, and that's an important choice. Do you want to spend the rest of your life just following what others tell you to do, or you really want to live a life that's something where you are actually chasing what you want to do with your life? और ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप किसी और के टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं,
लोगों के बताए हुए रास्ते पे, क्योंकि आपके टीचर ने ये बोला, आपके कलीग ने ये बोला, आपके पड़ोसी ने बोला, आपके पेरेंट्स ने ये बोला, या आप अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारना चाहते हैं कि जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते थे। जब आप बचपन में खड़े होना चाहते थे और बार बार गिर जाते थे, तो आपने खड़े होने की कोशिश नहीं छोड़ी ना, तब तो आपको एम्बैरेसमेंट फील नहीं होता था, आप खड़े हो जाते थे। अब सोसाइटी क्या करती है, आपको बहुत सारे प्रेशर्स और जो है वो डाल देती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करवा देती है। और सबसे बड़ा जो लोगों को लगता है कि अरे मैं फेल हो गया तो, और मुझसे कई लोग पूछते हैं सर मैंने एक कर रहा हूं, अगर मैं फेल हो गया तो, अरे भाई फेल तो होगे ही, दिस इज द नेचुरल पार्ट ऑफ इट, लाइक यू आर गोइंग टू फेल, एक्सेप्ट इट and then enjoy it. Right now I've established so many business, I invest in business. मुझे नहीं पता होता मेरा नेक्स्ट वेंचर जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट मुझे ये पता होता है कि इफ आई डोंट गिव इट अ ट्राई आई वुड नेवर नो। सो rather than thinking about अरे मैं फेल हो गया तो क्या होगा, हाँ मैं फेल होऊंगा, दैट्स फाइन, आई लर्न फ्रॉम दोस फेलियर्स एंड देन मूव फॉरवर्ड, but at least I would have the satisfaction that I am living my life on my own terms and no one else is dictating my life. और ये चीज जब आप जिंदगी में अचीव कर लेते हो ना, ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। एंड दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। इट वाज नॉट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट मनी, आई डोंट केयर अबाउट मनी। आज भी जो है इट्स नॉट अबाउट मनी फॉर मी, इट्स नॉट अबाउट फेम फॉर मी, इट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ बीइंग एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। यार मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जॉब के साथ गुजारनी है। तब तो कोई नहीं आएगा जब मैं अपने जॉब में परेशान होऊंगा, जब कोड़ाऊंगा, या तब जो है मुझे सेव करने कोई नहीं आएगा ना। अपना टाइम तो मुझे अपने साथ गुजारना है, तो मैं अपनी शर्तों पे क्यों ना जीऊं, क्यों मैं किसी और की बात जो है वो सुनूं। तो जब आप ये सोचना छोड़ दोगे कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, ठीक है फेल हो गए तो हो गए, दैट्स फाइन, विल मूव फॉरवर्ड। हमारे यहाँ क्या है, फेलियर को एक टबू बना दिया है, उस चक्कर में लोग ट्राई करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाते हैं। हमें क्या करना है कि ये इस शैकल को तोड़ना है, सोचने को तोड़ना है। द ओनली रीजन मैं लाइफ में इतना सब कुछ अचीव करवाया इतनी शॉर्ट एज में, उसका वजह यही है कि मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता हूँ और मैं उनमें बहुत सारी चीजों में फेल होता हूँ। मतलब मेरी, जैसे मैं कहता हूँ 3 मैंने सक्सेसफुल बिजनेसेस जो है वो खड़े किए, मेरे 20 बिजनेसेस जो है वो फेल हुए। मैंने 20 चीजें ट्राई करी, वो फेल हुई। जो मैंने 8 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, मुझे पता है कि उनमें से 6 स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाएंगे, 3 स्टार्टअप्स ऑलरेडी जो है वो डूब चुके हैं, लेकिन मुझे पता है जो 2 सक्सेसफुल होंगे उनका वैल्यूएशन अपने आप में जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो फेलियर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। और फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है। जब आप ट्राई करोगे, एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, तीसरी बार फेल होगे, हर फेलियर के लर्न करके आप अपनी लाइफ में बहुत क्विकली ऊपर उठ पाओगे। और दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड। और इसके अलावा कोई शॉर्टकट या सीक्रेट जो है वो सक्सीड होने का नहीं है। Thank you, sir. So there is one question from Priyanka Gupta. So how do you get out of all distractions like family and friends and focus on your goals? प्रियंका, एक्चुअली आई एम अ वेरी, मतलब मैं नर्ड टाइप का बंदा नहीं हूँ, या फिर जैसे बहुत सारे बिजनेस वालों को मैं देखता हूँ जो कि सिर्फ अपना बिजनेस में ध्यान देते हैं, फोकस में ध्यान देते हैं। मैंने अपने बीटेक में खूब मस्ती करी, मतलब बहुत अल्टीमेट मस्ती करी। बैक बेंच पे बैठते थे, हमारा ग्रुप था, हर ढाबा जो है हमने बैठा है, हर चीज में पार्टिसिपेट किया है, भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इवन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड्स का ग्रुप है, मैं हम लोग अभी भी रोड ट्रिप्स पे जाते हैं। अब तो मेरी शादी हो गई है तो मैं अपनी वाइफ के साथ जो है वो रोड ट्रिप्स वगैरह पे जाता हूँ। तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई एंजॉयमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम यही है। हम लोग कभी कभी वेट करते रहते हैं कि ये टाइम आएगा फिर उसके बाद हम एंजॉय करेंगे, लेकिन क्या है कि मेरे दिमाग में फोकस मेरा क्लियर रहता है कि मुझे ये चीज करनी है, और मैं हर चीज जो है उसे बैलेंस में करना पसंद करता हूँ। कि ठीक है, जब मेरा वीकेंड आया तो मैं वीकेंड पे जो है काम नहीं करूंगा, मैं जो है वो अपने दोस्त से एंजॉय करूंगा। फिर उसका, लेकिन जब मेरा वीक स्टार्ट हुआ तो मेरा क्लियर गोल है कि मुझे जो है वो काम पे फोकस करना है। और जब मैं काम पे फोकस करता हूँ तो मतलब मेरे दोस्तों को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मुझे फोन करेंगे तो मैं फोन उठाऊंगा नहीं उनका, अनलेस कोई इमरजेंसी हो। मेरी वाइफ को पता है कि मुझसे बोलती रहेगी एंड आई वुडंट इवन लाइक रिस्पॉन्ड टू हर। खैर अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसमें, क्योंकि वो थोड़ी अलग बात हो जाती है, बेलन वेलन जो है पढ़ने का खतरा रहता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज के देन पीपल अराउंड यू नो कि ये बंदा जो है वो पैशनेट है इस चीज के लिए, ये इसके लिए करेगा ही। जब मैं एमयू लाइफ पे काम कर रहा था अपने बीटेक में, मैं लगा रहता था, तो पापा शुरू में डांटते थे, क्या कंप्यूटर में घुसा रहता है, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लगा हुआ है, और किताबें तेरी जो है वो बैंक से जो बुक लाई थी ना, मेरे पास ऐसी पैक रखी रहती थी, वो सेमेस्टर से पहले खुलती थी।
तो कंप्यूटर में लगा रहता है। अब एक दिन डाटा, 2 दिन डाटा, जी 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 पापा करके, और मैं लगा रहता था। तो ये घर वालों पर चल गया था कि ये तो पागल है लड़का ये तो लगा ही रहेगा। मम्मी खाना भी जो है वो लाके वही रूम में दे दिया करती थी। तो जब आपका फोकस क्लियर होगा, आप उस पर वर्क करो, और साथ में फ्रेंड्स फैमिलीज पे भी आप जो है वो ध्यान दे सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोन पिकअप करके अपने फ्रेंड से पूछ लो क्या हाल है, या बात कर लो, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे जो उनके फोटोज जो है वो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और फिर उसके बाद अपने फोटोज डाल रहे हो, उस पर जो है वो टाइम जो वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको जो है वो अवॉइड करना है। तो आपको देखना है कि आप कैसे क्वालिटी टाइम जो है वो सबके साथ स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डिनर जो है वो अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो, उनसे बहुत अच्छे से बात करो, सब कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर उसके बाद आप जो है वापस अपने रूम में जाओ और फोकस होके जो भी आपको वर्क करना है उस पर वर्क करो। बहुत टाइम होता है अगर आप उस 24 घंटे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना शुरू करो। 2 चीजें मैं फिर से बोलूंगा, एक तो न्यूज देखना प्लीज 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 छोड़ दो, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज जो होती है वो 5 मिनट की होती है दिन में, और उसको जो है बहुत ज्यादा जो है फैलाया जाता है। सेकेंडली जो सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक है, पबजी वगैरह है, इसको जो है वो देखना छोड़ दो, या एक टाइम बना लो आधे घंटे का, उसमें जो है वो आप देखो। बाकी आप फ्रेंड्स फैमिलीज को टाइम दो, रियल टाइम दो, मतलब फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठो तो ग्रुप में बैठो, या फिर चलो फोन पे बात करो। ये नहीं कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पे सोशलाइज कर रहे हैं या फेसबुक पे सोशलाइज कर रहे हैं, दैट्स द रॉन्ग सोशलाइजिंग। बाकी अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ डेफिनेटली जो है वो टाइम स्पेंड करें। और इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड ऑन समथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन समथिंग एज वेल, कि आप कितने फोकस होकर जो है किसी चीज पे जो है वर्क कर रहे हैं, और उसको अपनी कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो फोकस होकर उस चीज पे वर्क करें, अपना मोबाइल साइड में रख दें, और दैट्स इट। और जब आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हो गए ना, तो ये सब चीजें बतानी नहीं पड़ती, वो अपने आप फोकस बन जाता है। हाँ, अगर आप अपनी पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं जब होंडा में था, मैं आईएएस का एग्जाम देता हूँ, और मैं राजेंद्र नगर से जो है वो पूरी बुक्स लेके आया, और मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश करी, बहुत फोकस करने की कोशिश करी, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। वो इस वजह से नहीं हो पाया, और मैं आज भी फोकस नहीं कर पाता उस चीज में जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट होगा, पैशन होगा, तो आप डेफिनेटली खुद ही बहुत इजीली फोकस कर पाओगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। Thank you, sir. Sir, I think we should cover up now, or maybe take 1 or 2 questions more. Sure. It's pretty late in Australia as well. Okay, sir. I have a question. May I ask? Sure, go ahead. ओके सर, मेरे को ये पूछना था कि लाइक जो इंडियन टेकीज की अभी जो इमेज बनी हुई है ग्लोबली, वो कैसे, लाइक हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इंटरनल मैटर को देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन हम बाहर से नहीं देख सकते कि क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का, वो इंडियंस को किस तरीके से मतलब सोचते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक। आई थिंक इंडियन टेकीज की ये इमेज है कि इंडियन टेकीज को अगर आप काम दो और बहुत क्लियरली डिफाइंड काम दो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किसी प्रोसेस को रिपीट करना वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, और जितने लोगों के साथ मैंने मतलब वर्क किया है, इवन मेरी स्टीव वॉजनियाक जो एप्पल के को फाउंडर थे, उनके साथ मुझे वर्क करने का मौका मिला। उनके एक स्टार्टअप में भी मैंने जो है वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था। तो उनका भी ये ऑब्जर्वेशन थी कि इंडियंस आर वेरी गुड विथ जो आपका बेसिक, जैसे अगर आपने उन्हें कोई काम करने को दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो दे विल डू इट, बट दे आर बैड एट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सो इसी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अभी भी इंडिया में हम बोलते हैं कि स्टार्टअप कल्चर है। यस, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर है, बट जितने भी स्टार्टअप्स हैं दे आर आइदर इंस्पायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, या फिर जो है मतलब वो कुछ तो बहुत सारे जो है वो कॉपीड हैं, कुछ ओरिजिनल आइडियाज हैं, बट मेनली दे आर एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टार्टअप्स दैट आर आउट देयर। तो हम लोग को एक चीज जो थोड़ी सी इंप्रूव ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास थोड़े हाई लेवल स्किल्स होते हैं कि कोई बंदा है, उसके पास जो है वो अगर टेक्निकल स्किल्स है तो टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन उसके बाकी स्किल्स जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन बाहर की कंट्रीज में लोगों को जरूरत होती है फुल स्टैक पीपल की, जिनके टी लेवल स्किल्स हो। तो टी लेवल स्किल्स का मतलब ये होता है कि ऑफकोर्स किसी चीज में स्पेशलाइजेशन, बट एक ओवरऑल जो है अंडरस्टैंडिंग जो है, उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ब्रॉड हो, और उनको पता हो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका ओवरऑल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। और दैट हैज बीन अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी जो है वो इंडियन टेक्निकल टीम्स को मैनेज करता हूँ, उनको ये रियलाइज करवाने में कि योर वर्क इज नॉट अबाउट जस्ट के जो आपको काम दिया गया वो करना है, आपको ये भी देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि R&D जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो अपनी कंट्रीज में करती हैं,
और फिर उसके बाद जो भी रेगुलर वर्क होता है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो इंडिया में आउटसोर्स कर देती हैं। और आपके पास इंडिया की जितनी भी कंपनीज के पास काम आता है, बहुत मिनिमल लेवल का जो है वर्क आता है, मतलब काम तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ इस टाइप से होता है कि इंस्ट्रक्शन दे दी और जो है वो काम हो गया। और मेरी यही जो है चैलेंज है, अगर आप TCS या एक्सेंचर या विप्रो है या इन सारी कंपनी में वर्क कर रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो आपको एक बहुत बड़े से सिस्टम के बहुत छोटे से चीज पे काम करवाते हैं और उसी पे काम करवाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। कुछ लोग जो है वो एक्सेल फाइल पे ही काम करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं सॉफ्टवेयर के एक पीस को ही टेस्ट करते रहते हैं, और यहाँ पे जो है लैग होता है। और यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब निकल के बाहर जाते हैं, सिलिकॉन वैली में जाते हैं, तो इनके पास हमारे पास स्किल्स तो हैं, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं है। तो वहां पे क्या है, आप उस थॉट प्रोसेस से एक्सपोज होते हैं कि आप किस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिएटिविटी जो है वो इनेबल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो है बहुत अच्छा करते हैं। अब आप देखिए गूगल के CEO देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO देख लीजिए, या जितने भी बड़े पोजीशन पे लोग हैं वो इंडियंस ही हैं, लेकिन ये वो इंडियन नहीं है जिन्होंने पढ़ाई भी इंडिया में ही करी और फिर उसके बाद जॉब भी इंडिया में करी। ये वो इंडियंस हैं जिन्होंने मे बी पढ़ाई इंडिया में करी, फिर उसके बाद वहां निकल गए और वहां पे उन्होंने जो है वो सीखने को मिला, उन्हें वो कल्चर मिला और फिर उसके बाद वो ग्रो किया। ऑल दो अब हमारा सिस्टम जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, लाइक इंडस्ट्री चेंज हो रही है, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, लेकिन आई थिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी जो है इस चीज में बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। Thank you so much, sir. Sir, I think we should wrap up the session. I have Sir, a it question, was please, if you could answer. Sure, Mubashir. We'll take the last one and then we'll wrap up. You're on mute now. I've already written in the chat, if you could. Okay. All right. Hello there. I have a question. I don't feel embarrassed to ask it. Don't feel embarrassed to ask it. I've chosen computer engineering just by the family and peer pressure. Was interested much in mechanical engineering. Mechatronics fascinates a lot. Just struggling a lot to explore things because I am always in self-employment here. So what should I do now? Very simple, Mubashir. That's fine. आप कोई सी भी फील्ड में हो, doesn't matter. आप अपने एग्जामिनेशन जो है वो पास करो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत कोर फील्ड है, राइट? और कोर फील्ड में जॉब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं बची हैं। तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में और आपके स्किल्स किस चीज में, इन चीजों को मिक्स करना है और आपकी अपनी खुद की नीश बन जाएगी। इसको मैं बोलता हूँ हाइब्रिड करियर्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्किल्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में है और आपका जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिकल में है, तो आप डेफिनेटली मैकेट्रॉनिक्स में जो है वो अपना करियर जो है वो बिल्ड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको मैकेट्रॉनिक्स के जो है प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करने पड़ेंगे। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप करो, साथ में अपने कंप्यूटर के एग्जामिनेशन जो है वो पास कर सकते हो। सेकेंडली, आप जो है वो जितने भी मैकेनिकल में भी सारे ऑटोमेशन वगैरह चाहिए होते हैं। जैसे मेरा उल्टा था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था लेकिन मुझे IT में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए एक ERP सिस्टम बनाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, और वो मेरे टीचर ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो मैंने बनाया। तो इस तरीके से आप भी अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके कर सकते हो कि जिसमें आप मैकेनिकल सिस्टम्स को लो और उसको टेक्नोलॉजी की तरह के हिसाब से जो है वो मॉडिफाई करो, क्योंकि वैसे भी अब मैकेनिकल कोर जो है और ओवरऑल मैकेनिकल इंडस्ट्री जो है वो पूरी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो एक तरीके से रिबॉर्न हो रही है। और आई थिंक यू आर इन अ वेरी नाइस पोजीशन, इट्स अ वेरी वेरी गुड पोजीशन टू बी इन, जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर के स्किल्स सीख रहे हो और साथ में जो है वो आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है। यू कैन क्रिएट एन अमेजिंग करियर। मतलब आपका करियर जो है किसी कोर कंप्यूटर इंजीनियर से या किसी कोर मैकेनिकल इंजीनियर से बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपकी अपनी खुद की नीश होगी और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होगा। सो एज आई सेड, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर आस्किंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपका के कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर नहीं हो पाए हैं, तो एज आई सेड, गो टू इंस्टाग्राम, over there actually put your questions out. I'm more than happy to answer your questions. You can follow me at Amir Kutub @AMIRKUTUB. connect with me on LinkedIn. मुझे मैसेज करने से अच्छा किसी भी मेरे वीडियो पे या पोस्ट पे जो है आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि मैं वो बहुत रेगुलरली देखता हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, हैप्पी टू डिस्कस योर जर्नी एज वेल, एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू मोर एज वेल। Thank you so much, sir. This was such a nice session. You're most welcome. And sorry, I forgot to say, you can go to amirkutub.com, AMIRKUTUB.com.
Join there's a thing called Amir Kutub Academy. It's nothing. It's just a group of resources that we have put together. It's all for free, so you can actually just register yourself and join. And again, if you ask any question in the forums over there, that forum is actually for you. And I've got a team of experts that are there, but I also answer the questions personally over there. So you can actually ask any of your questions over there, share your projects. If you need any internships or whatever, just put it out there. I'm sure myself and a lot of people out there would be more than happy to help you with that as well. Over to you. Thank you so much, sir, for this wonderful session. And I hope many young entrepreneurs would be inspired by you. Excellent. Thank you so much for having me here. And once again, all the very best. And whenever I'll get a chance to come to India, as soon as border opens, I'll definitely visit engineering college. और फिर आप लोगों के साथ बैठ के नईम भाई की भेलपुरी खाएंगे, बुक बैंक पे बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे. AMI Robo Club always welcomes you. Thank you so much. Thank you so much, sir. All right, everyone, take care and please connect with me on social media. I'll see you there. Bye-bye.